ये लिहाजा ये हम बहुत अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। और ये सारी बनी हुई है, ये आपके एग्जाम के हवाले से भी, ये देखिए बहुत खूबसूरत है ये। दिस इज, ये सब चीज इसके नोट्स बने हुए हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी चीज। गॉट इट? जी सर। शुरू करें जी? जी जी सर करें। Actually, the strategic management will study a rational model, other approaches. So management and business strategy, role and responsibilities would be studied there. In fact, once we talk the strategic management, so remember, strategic management have been three parts, three component. According to this, और कुछ बुक्स इसको 3 लिखती हैं, और कुछ इसको 4 भी कहती हैं. But anyhow, that is a strategic analysis, choice, mean formulation or implementation of chosen strategies, or then the review and control, that may be called evaluation. Normally, the books write three levels, 3 stages: strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation. तो लिहाजा we may say it's a strategic choice, analysis, choice, implementation, and review and control. Now, actually, the strategy क्या है? Is the direction and scope of an organization over the long run or long term, which achieve advantage in a changing environment through its configuration of resources and competences with the aim of fulfilling stakeholder expectation. सर Now, I think जी जी ये प्लीज. सर जो फर्स्ट में है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ये इन्वायरमेंट स्कैनिंग की जगह पे आ गया है, इसको रिप्लेस कर रहा है? जी 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 श्योर, एनालिसिस है जी, बिल्कुल ऐसा ही है. आप ठीक। वो जो स्कैन करेंगे, देखो बात ये है, मैं अगर आपको कहूँ कि स्ट्रेटजी के 3 स्टेजेस हैं, तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, तो फॉर्मुलेशन करने के लिए भी आपको एनालिसिस की जरूरत तो होती है, स्कैन करने की जरूरत है. तो आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, इनको अलग अलग भी कर सकते हैं. तो एनालिसिस का मतलब है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मीन you would analyze your environment, and environment is of two type, that is external and internal. In external, जब आप उसको देखना चाहते हैं कि what is being happened in your environment, तो you are scanning your environment, तो उसको स्कैन कहते हैं. मीन एक्सटर्नल, इंटरनल. एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, और इंटरनल में स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वुड बी चेक्ड. देन हम स्ट्रेटेजिक चॉइस देखते हैं, मीन फॉर्मुलेट करेंगे कि विच स्ट्रैटेजी वी डू नीड टू मेक. देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और फिर उसकी इवैल्यूएशन है. गॉट इट? ओके सर। अच्छा, इनफैक्ट स्ट्रेटजी इज व्हाट इट इज द डायरेक्शन एंड स्कोप. देखिए, डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने किस वे में जाना है. मतलब आपने ग्रोथ करनी है, डिफेंसिव होना है, तो स्ट्रेटजी के जरिए से यू आर गिविंग डायरेक्शन.
दूसरा ये है कि ये स्कोप भी बताता है कि हाउ मच आप क्या कुछ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मीन यू हैव टू डेवलप योर मार्केट, तो कौन सी मार्केट और उसको किस हद तक डेवलप करना है of an organization over the, or naturally strategy would always be long term, which achieves advantage in changing environment. तो आप बेसिकली अपने इन्वायरमेंट में जब एक तब्दीली आती है उसके अंदर रहते हुए आपने एडवांटेज को अचीव करना है थ्रू इट्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसेस। अब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है कि थ्रू अरेंजिंग and designing your resources, allocating your resources and competence. Mean कि what you have your resources and competence. Last time I have mentioned कि जब आप resources और competence की बात करोगे तो ये आपकी strength और weaknesses की है। तो मीन दैट व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज कंपनी इज पोजेसिंग, और वो जो आरबीवी रिसोर्स बेस्ड व्यू, और वो व्यू जो है मॉडल, दैट इज व्हाट के यू हैव टू सी कि हाउ मच रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द कंपनी, आर वैल्यूएबल, रेयर, इमिटेबिलिटी और ऑर्गेनाइज्ड। तो रिसोर्स बेस्ड व्यू में आप देखते हो कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, और फिर कॉम्पिटेंस आप देखते हो। कॉम्पिटेंस का ताल्लुक आपका ह्यूमन के साथ है, स्किल्स के साथ है, एबिलिटीज के साथ है। रिसोर्सेज मीन दैट आपके पास रॉ मटेरियल कैसी है, मशीन कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, सो विद द एम ऑफ फुलफिलिंग स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। और अल्टीमेट आप क्या चाहते हो कि यू वुड लाइक टू फुलफिल द स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म, it's not a simple shareholder, stakeholders, because in stakeholders there is a shareholder, there is customers, there are employees, there are suppliers, government। तो उन सब को भी आपने देखना है कि क्या है, और फिर उनको देख करते हुए जो आप एक ओवरऑल डायरेक्शन और स्कोप डिटरमिन करते हो, माय डियर, दैट इज कॉल्ड बेसिकली स्ट्रेटजी। जी प्लीज, एनी क्वेश्चन? No, sir. Now please, planning. Planning is the establishment of objectives and the formulation, evaluation, and selection of the policies, strategies, tactics, and action required to achieve those objectives. This is planning. Planning is the basis for, अब प्लानिंग की बेस के ऊपर इट इज प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक प्लान, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड टैक्टिक्स। अब स्ट्रेटजी क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है? स्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड दोज पॉलिसीज विच विल एंश्योर देयर अचीवमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? कि मैनेजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस स्ट्रेटजी। तो देखा, जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो तमाम एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ अ बिजनेस स्ट्रेटजी, तो उसमें प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक जो जो कुछ उसमें शामिल है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। अगर आप वापस आए तो इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या शामिल है, अभी हम बात कर रहे थे, ये देखें। strategy analysis, choice, mean formulation, implementation, and review and control. So this is included. And then there is a tactics is there. In short term plan for achieving an entity objective. अच्छा, अब यहाँ के एग्जाम के अंदर sometime you may be asked कि जी difference between strategy and tactics। ये देखें, ये आपका ओवरऑल कोर्स ऑफ एक्शन है टू अचीव, जबकि टैक्टिक्स एक शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं जिसके जरिए से आप अपनी उन स्ट्रैटेजी की एग्जीक्यूशन करते हो, अचीव करते हो। दिस इज द मेजर डिफरेंस। स्ट्रैटेजी इज लॉन्ग टर्म व्हाइल टैक्टिक्स इज द शॉर्ट टर्म प्लान। फॉर एग्जांपल, हमने मार्केट को कैप्चर करना है, अपनी सेल को या मार्केट में अपने मार्केट शेयर को या अपनी पोजीशन को बेहतर करना है, ये हमारी स्ट्रेटजी है।
अब उस स्ट्रैटेजी को कैसे हम करेंगे, उसके लिए वी वुड मेक अ टैक्टिक्स। ठीक है, मसलन आप अपनी डिज़ाइनिंग को बेहतर करोगे, आप अपनी क्वालिटी को बेहतर करोगे, ये टैक्टिक्स है यू आर यूजिंग। अपनी एडवर्टाइजमेंट को बेहतर करोगे, प्रमोशन को बेहतर करोगे, ये टैक्टिक्स हैं कि उन चीज़ों को करके आपने उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। तो प्लीज कीप इन माइंड, strategy is a course of action while tactics is the short term plan for achieving an entity's objective. तो अब यहाँ हमारे पास चार टर्म्स निकली। वन इज स्ट्रेटजी, द स्ट्रेटेजिक प्लान, or the strategic management and the tactics. Now, please, uh, any question over this? जी, आज तो सजाद सिर्फ आप ही हैं। अच्छा, मैं ही हूँ सर? नहीं सर, फिलहाल तो कोई। You are the share and babbar share of this class. एहसन साहब, आप हमें सुन रहे हैं? एहसन, जी जी प्लीज। Any question in managing business strategy, my dear? You should understand about strategy, strategic plan, strategic management, and tactics. जी, okay. ओके सर। Now, approaches to strategic planning. अब देखिए ऐसा है कि हमने जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, तो नेचुरली उसमें हाउ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वुड बी डन। तो दिस इज अकाउंटिंग लेड, पोजीशन बेस्ड और रिसोर्स बेस्ड है। ठीक है, अकाउंटिंग लेड, पोजीशन बेस्ड और रिसोर्स बेस्ड, ये तीन हमारी अप्रोचेस हैं फॉर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इन अप्रोचेस टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में अकाउंटिंग लेड में क्या है कि आइडेंटिफाई की स्टेक होल्डर्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स और डेवलप प्लान टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। माय डियर, जब आप अकाउंटिंग लेड में जाते हैं तो पहले आपको अपने स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मीन हु आर योर कस्टमर, about your employees, about your suppliers, about the owners of the business and all rest of। और फिर आप वो क्या चाहते हैं उसके मुताबिक आप अपना प्लान बनाओगे। माय डियर, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग लेड। सजाद, क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ये नेम इसका अकाउंटिंग लेड है, लेकिन इसका वैसे ये नहीं, वो स्टेक मैं बता होल्डर्स दूं, वाली। वो नहीं नहीं नहीं, वो अकाउंटिंग का मतलब है, ये इस वजह से अकाउंटिंग उन्होंने कहा है कि यू शुड आइडेंटिफाई कि आर द डिफरेंट पार्टीज। ठीक है, कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, ये पार्टीज है ना। जी जी। इनको आइडेंटिफाई करने के नाम को ये है। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स कितने हैं, तो यू से कि जी अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, ठीक है सर। अब आपकी पूरी अकाउंटिंग 5 चीजों पे बेस कर रही है, तो आप इसको क्या कह दो, अकाउंटिंग लेड। ठीक है, अगर ठीक मैं है सर। कहूँ जी कि आपके कितने कोर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो अकाउंटिंग लेड। तो यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई योर, अभी आप देखें यहाँ पे आप इन्वायरमेंट को नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है, सप्लायर क्या है, उसकी नीड क्या है, ओनर्स कौन है, एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं।
अब इसको बेस बना के आप नेचुरली you will make your strategy, or that is planning is based upon the identify key up stakeholders. अच्छा, पोजीशन बेस्ड में आप देखते हो कि हम कहाँ हैं इस वक्त, मीन वेयर, व्हाट इज आवर पोजीशन, वेयर वी लाइज। देखो इस वक्त इन्वायरमेंट आपका जो है, उस इन्वायरमेंट में आपकी पोजीशन क्या है, तो नेचुरली यू डू नीड टू एनालाइज योर इन्वायरमेंट। और माय डियर, तो दिस इज पेस्ट या पेस्टिल, वो जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल 5 फोर्सेस, ये किसने दी हैं 5 फोर्सेस सजाद? पोर्टर्स की थी सर जी। तो देखा इसमें आप अपने इन्वायरमेंट को, पेस्टल को एनालाइज करोगे, और फिर आप देखते हो कि व्हाट इज आवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द थ्रेट्स, व्हाट आर द स्ट्रेंथ, व्हाट आर द वीकनेसेस। फिर आप देखते हो कि हम कहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, देन सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी टू एंश्योर ए गुड फिट। ये ना माय डियर, ये जो फिट है, फिट को आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जरा बड़े अच्छे तरीके से इसको पिक करना है। स्ट्रेटेजिक फिट जरा थोड़ा सा बताएंगे, क्या फिट कैसे हो सकता है? सर ये था कि हमारे रिसोर्सेज को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मैच करना। हाँ जी, या तो यूं समझें कि हमारे जो रिसोर्सेज मस्ट मैच विद आर एक्सटर्नल। तो जो आप स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हो, वो किससे मैच होनी चाहिए? आर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो माय डियर, दिस इज फिट। और जितनी आपकी स्ट्रेटेजिक फिट पाया जाएगा, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजीज उतनी ही आपके इन्वायरमेंट को सूट कर रही हैं, और नेचुरली यू विल बी एबल टू अचीव द डिजायर्ड सक्सेस। गॉट इट? मिस्टर गुलाम अब्बास, वेलकम। गुलाम अब्बास, आप मुझे सुन रहे हैं गुलाम अब्बास? तो दिस इज पोजीशन बेस्ड सजाद। तो इन ये जो पोजीशन बेस्ड, मार्केटिंग में हम करते हैं पोजीशनिंग, ये पोजीशनिंग और पोजीशन ये सेम ही है ना, या इनमें डिफरेंस है? जो नहीं मार्केटिंग देखो, जब करते थे उसमें वहाँ पोजीशनिंग वहाँ आता। वहाँ पोजीशनिंग माय डियर ये होती है कि यू आर गोइंग टू चेक योर प्रोडक्ट, योर ब्रांड विद रिस्पेक्ट टू द अदर कंपेटिटर। मसलन पोजीशनिंग ये है कि मैंने सजाद से पूछा कि ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, सपोज मिनरल वाटर, सो देयर इज एक्वाफिना, डुसाने है, ब्लू है, और प्योर लाइफ है। आप जरा बताइए, आपके नजदीक इन चारों में से सबसे अच्छी प्रोडक्ट कौन सी आप समझते हो नंबर 1 पे? एक्वाफिना होगी सर। नंबर 2? तो मुझे एक प्योर वाटर था, तीसरी कौन सी थी? एक प्योर वाटर नेस्ले बनाता है, नेस्ले, एक्वाफिना। नेस्ले करने से। हाँ, तो फिर सेकंड पे नेस्ले। प्योर वाटर कहिए ना। जी सर। प्योर वाटर को नंबर 1 कहेंगे। नंबर 2 किसको कहेंगे? एक एक्वाफिना है, पेप्सी वाले बनाते हैं। डोसाने वो बनाते हैं कोक वाले। और एक ब्लू है, और भी हैं, लेकिन चलें इन 4 में से। फर्स्ट पे सर नेस्ले थी, सेकंड पे एक्वाफिना, और ओके, थर्ड पे प्योर वाटर। चलो वो कोक वालों की होगी, चलो अच्छा। अब ये माय डियर, ये पोजीशनिंग है, कि जी जी ये पोजीशनिंग से यहाँ मतलब है कि वेयर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस वाइज द प्रोडक्ट फॉल और लाइज इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स। जो कस्टमर उसको जो रेट देता है, ये है माय डियर पोजीशनिंग मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी सर। अच्छा, जब आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाइज करनी है बात, तो वो पोजीशनिंग ये है कि हम इन्वायरमेंट वाइज हम कहाँ हैं।
और आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल को क्या करना चाहिए, फिट होना चाहिए। गॉट इट? जी जी सर। तो दिस इज व्हाट दैट इज द मीन पोजीशन बेस्ड, और देन रिसोर्स बेस्ड है, बड़ी सिंपल है। अब रिसोर्स बेस्ड में यू आर फोकसिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन, कोर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज। अब आप देख रहे हैं कि हमारी कंपनी के पास कॉम्पिटेंस कितनी है, एबिलिटीज कितनी है, स्किल्स कितने हैं, और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम कितना किसी फील्ड में केपेबल हैं, स्किल्स, ये है कॉम्पिटेंस। तो अब दैट्स व्हाई दे हैव मेड 3 अप्रोचेस टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग: अकाउंटिंग लेड, पोजीशन लेड एंड रिसोर्स बेस्ड। सो दिस इज व्हाट लाइक। अच्छा, आप देखिए नीचे जरा पढ़िए, ये क्या है कि फ्लॉड बिकॉज डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ मार्केट कंडीशन। अब ये सिर्फ स्टेक होल्डर को कंसिडर कर रही है, लेकिन मार्केट कंडीशन को नजरअंदाज करती है, ये इसका ड्रॉबैक है। इसमें क्या है कि कैन ऑर्गेनाइजेशन प्रेडिक्ट द फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी गिवन पेस ऑफ चेंज एंड डायनामिज्म इन द एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या है कि बट आर द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंस अ सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, इज देयर स्टिल मार्केट डिमांड फॉर देम। कि वो कॉम्पिटेंट तो है, लेकिन क्या उनकी मार्केट डिमांड स्टैंड करती है कि नहीं। चूंकि अगर फर्ज करें आप बहुत कॉम्पिटेंट रेलिवेंस। हैं, लेकिन मार्केट डिमांड ही स्टैंड नहीं कर रही, फिर क्या करेंगे आप? जी, माय डियर, क्लियर है? अब सजाद, जी इफ जी यू सर। लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, बट एनी हाउ you should understand approaches to strategic planning. तो strategic planning के ये लिए सेकंड 3 approaches हैं: accounting led, position based, resource based। जी ये सेकंड का सर फ्लॉ जो है। हाँ, इसमें आप मतलब है कि जी वो कर सकते हैं, बता सकते हैं, चूंकि आप एनालिसिस कर रहे हैं ना। तो predict the future with any certainty given pace of change and dynamism in the environment। मतलब आप उसमें ये ये बता फ्लॉ सकते तो नहीं हैं। है, ये इसका वो है, एडवांटेज है। हाँ, मतलब बट कैन ऑर्गेनाइजेशन प्रेडिक्ट दी, यहाँ सवाल किया जा रहा है, कैन। ठीक ठीक अब ठीक। लॉ क्या बनेगा कि मैं कहूं कि क्या ये वो जिस हद तक आपका पोजीशन लेड में एनालिसिस बेस्ड वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकेगी, वो उतना ही एडवांटेज है। अगर वो उसने ना किया सही, तो ये फ्लॉ बन गया। जी सर। तो ये लफ्ज कैन है, जब कैन आप कह रहे हो तो ये सवाल है, इंटरोगेशन है। मिस्टर गुलाम अब्बास, यू आर नॉट टॉकिंग, जेंटलमैन, प्लीज प्लीज। गुलाम अब्बास, you have not been allowed। सजाद, ये क्या मसला होता है? ये क्या आपको अलाउ कौन ऑफिस वाले करते हैं या आपकी अपनी चॉइस होती है? मेरा तो सर ख्याल है जब ये फर्स्ट में हम करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उस टाइम ऑप्शन आता है म्यूट का या अनम्यूट का। तो उस टाइम अनम्यूट फर्स्ट में कर देता हूँ मैं, तो अनम्यूट फिर उसके बाद करता रहता हूँ, ऑप्शन मेरे तो मौजूद रहता है म्यूट का भी अनम्यूट का भी। जो फर्स्ट पे मेरे ख्याल जो अब जो ये पहली दफा ऑप्शन आता है शायद ये उसी में म्यूट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो शायद इस वजह से इशू आता हो जब ज्वाइनिंग करते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये मैं जरा क्वेश्चन आंसर सेशन में देख लूं। ठीक है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी हाउ, चलिए जी, रेज हैंड करना इट्स चाहिए ओके। अगर इनका जी कोई जी, इशू मेरा होगा हाल तो। गुलाम गुलाम अब्बास, प्लीज, आप मुझे सुन रहे हैं जी? नहीं, कोई बात नहीं हो रही। अच्छा जी, ओके, थैंक यू। नाउ दिस इज what advantage and disadvantage of the rational model। ये एक मिनट, सॉरी। हाँ जी, ये उन्होंने जरा पहले रैशनल मॉडल, अब हम रैशनल मॉडल
पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा सजाद, ये जरा थोड़ा सा बताएं कि रैशनल मॉडल है क्या चीज? रैशनल सर हमने पढ़ा था कि लॉजिकल से हम देखें तरीके को, कोई हमारे पास ऑप्शन ये अवेलेबल हो तो हम उनमें से जो स्टेप बेस्ट हो बाय उसको स्टेप करें। लॉजिकल हम चीजों को देखते हैं। ठीक है, आप जरा देखिए, दिस इज व्हाट स्ट्रेटजी एनालिसिस हम रैशनल मॉडल में ये देखें। हम सबसे पहले मिशन, फिर उसमें पर्पस, पॉलिसीज, कंपटेंस, प्रोडक्ट, वैल्यू, कल्चर, और फिर इन्वायरमेंटल एनालिसिस करेंगे। उसमें पेस्टल, पोर्टर, 5 फोर्सेस, सिनेरियोज आ गए, ये देखें। अच्छा, फिर हम क्या है, इधर से हमारी ये विजन एंड स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ये मिलके फिर क्या करेगी, गोल सेट करेंगे। गोल से फिर हम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से कॉर्पोरेट अप्रेजल, और यहाँ पे फिर आके हम ऑब्जेक्टिव, फिर ये पोजीशन ऑडिट हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंस, वैल्यू चेन। तो ये माय डियर, फिर हम इधर गोल और उधर जाते हैं। ये जो आपकी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, जिसमें हम चीज़ों को, हर चीज़ को कंसिडर करते हैं, मिशन को, इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं, वीएन, और फिर उसकी बेस पे गोल सेट होते हैं। गोल से फिर हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस भी जान लेना चाहिए। गोल इज स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वांटिफाइड मेजर्स होते हैं। दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू सेट योर गोल objective, it should be a smart. Smart mean measurable, attainable, like the टाइम बाउंड। attainable, measurable, relevant, और टाइम बाउंड होना चाहिए। और फिर आप कॉर्पोरेट को अप्रेजल, और जब अप्रेजल करोगे तो आपको उसका पता चल जाएगा कि जो ये शॉर्ट एनालिसिस और गैप एनालिसिस, जो गैप एनालिसिस को अचीव करने के लिए फिर आप आगे। So this is the way that how a strategic analysis is done. I hope so कि जो बात पहले हमने बताई हुई है, बात प्रूव हो गई कि जो रैशनल मॉडल है ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, उसमें हम तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कंसीडर करते हुए देन वी इन्वॉल्व इन प्लानिंग। गॉट इट? ठीक है जी। अच्छा, अब इन्होंने उसके एडवांटेज, ये जरा मेरे नज़दीक ये नीचे आनी चाहिए थी, पहले रैशनल मॉडल पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन ये फाइल बहरहाल। आप देखिए ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रैशनल मॉडल। ये आइडेंटिफाइज रिस्क, फोर्सेस मैनेजर टू थिंक, फोर्सेस डिसीजन मेकिंग, formal targets enable control, enforces organization coherence and coordination. Disadvantage इसके क्या हैं? Not proven to bring advantage, may become over formal and reduce initiatives, assume internal politics do not exist, assume managers know everything, separates planning from doing, cannot cope with the shocks and discontinues. नाउ दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये हमने रैशनल मॉडल पढ़ लिया, ये उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लिए। अब हम आ रहे हैं माय डियर टुवर्ड्स दी उसी का जो स्ट्रेटेजिक, चूंकि पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था, ये वाला, दिस इज, ये उसकी ये ये मीन के उसका, ये वाला उसके नीचे। अब अगली जो चीज उसकी चीज है, फिर हम कहाँ जाएंगे, ये स्ट्रेटेजिक चॉइस में। तो सर ये डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज, नॉट प्रूवन टू ब्रिंग एडवांटेज। फर्स्ट डिसएडवांटेज, नॉट प्रूवन टू ब्रिंग एडवांटेज, जी, कि अभी तक प्रूव नहीं हो, क्या इसका मीनिंग बनेगा? हाँ, मतलब है कि टू ब्रिंग एडवांटेज, मतलब कोई ये प्रूवन नहीं है कि आप रैशनल मॉडल कोई साबित नहीं कर सका कि जी हम एडवांटेज को ला सकते हैं, तो ये उसका क्या है, डिसएडवांटेज है। मतलब ठीक आप है, ऐसा काम, जरूरी नहीं कि जो कह रहे हैं कि जिसके एडवांटेज है ये, इट इज अ प्रूवन वन, मैं कोई इसके पीछे कोई सपोर्टिंग एविडेंसेस नहीं है। एविडेंस नहीं है, ठीक होगा सर। अब आगे फिर स्ट्रेटेजिक चॉइस में, तो पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग में एनालिसिस है, फिर स्ट्रेटेजिक चॉइस बन गई। और स्ट्रेटेजिक चॉइस में हम अब क्या देखेंगे, जनरेटिंग ऑप्शन, हम वैल्यू चेन, सिनेरियोज,
जेनरिक स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट मार्केट वेक्टर्स एंड सॉफ्ट का एक मॉडल है प्रोडक्ट मार्केट का, और एक्विजिशन ग्रोथ ये बनाते हुए फिर इवेल्युएट करेंगे। उसमें हम देखते हैं कि जो ऑप्शंस हैं उनमें 3 ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सूटेबिलिटीज पाई जाए, मीन इट शुड बी अकॉर्डिंग टू मिशन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक इंटेंट, एक्सेप्टेबिलिटी स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, और फिजिबिलिटी रिसोर्सेज वाइज। अच्छा, अब जब हम ये चीज़ कर लेंगे तो ये हमारी स्ट्रेटजी बन गई। उसमें हम ऑप्शन जनरेट करते हैं। जब ऑप्शन जनरेट करेंगे तो हम उन ऑप्शन को इन चीज़ों से देखते हैं, मीन थ्रू वैल्यू चेन सिनेरियो, जेनरिक स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट मार्केट वेक्टर, एक्विजिशन ग्रोथ। और जब आप उन ऑप्शंस को, चूंकि फिर उनमें से आपने एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करके स्ट्रेटजी बनानी है, लेकिन जब आप ऑप्शन देखते हैं तो उसकी क्वालिटीज ये 3 होनी चाहिए कि ऑप्शन शुड बी सूटेबल, एक्सेप्टेबिलिटी उसमें हो, फिजिबिलिटी हो। सूटेबिलिटी का मतलब है कि इट शुड बी सूटेबल और अकॉर्डिंग टू द मिशन और स्ट्रेटेजिक इंटेंट के मुताबिक हो। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब जो आप करने जा रहे हैं वो आपके स्टेक होल्डर उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हों। और फिजिबल का मतलब है कि आपके रिसोर्सेज उसको सपोर्ट करते हैं। गॉट इट? जी सर। देन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन आ गई। तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में हम रिसोर्सेज की प्लानिंग करेंगे, ऑपरेशनल प्लान, स्ट्रक्चर, कल्चर, मीन कल्चर इस्टेब्लिश करेंगे, चेंज लाएंगे जो जो लानी है। मसलन चेंज क्या है कि आपने स्ट्रक्चर बदलना है, उसके लिए आपका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रेटजी के लिए यू नीड टू इम्प्लीमेंट योर structure that is the democratic structure, so two-way communication, या टीम बेस्ड स्ट्रक्चर, या वर्चुअल स्ट्रक्चर, या मैट्रिक स्ट्रक्चर, या जो वो फिर आपको उसके मुताबिक, चूंकि अगर आप ये इम्प्लीमेंटेशन में ये चेंजेस नहीं लाएंगे तो जो स्ट्रेटजी आपने सोची है दैट वुड नॉट बी गोइंग टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। तो दिस इज व्हाट लाइक। और फिर फंक्शनल, अच्छा आप देखें सजाद, जरा बताइएगा फंक्शनल स्ट्रेटजीज कहाँ बनती है और क्यों बनाई जाती हैं और इसे यहाँ क्यों रखा गया है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में? सर ये तो फंक्शनल लेवल पे बनती हैं। हाँ हाँ, लेकिन क्यों? और इसे ये, डू यू थिंक दिस दिस वुड फॉल इन द इम्प्लीमेंटेशन लेवल? जी सर, इम्प्लीमेंटेशन पे ये आएंगे। इम्प्लीमेंटेशन जो टॉप श्योर। लेवल होगी वो तो बना देगी, पॉलिसीज वगैरह बना देगी, और फिर नहीं, उसको जो बल्कि उन्होंने इम्प्लीमेंट करना जो डायरेक्शन फंक्शनल लेवल डायरेक्शन पे मैनेजर होगी वो करेंगे, और उन डायरेक्शन दे देंगे चीजों उनको। की जो एग्जीक्यूशन है वो फिर मार्केटिंग फंक्शनल वाले लेवल उसके, पे। वो फिर दैट्स व्हाई ये बड़ा ट्रिकी सा सवाल है। देखो ना, इसका मतलब आपने ज़हन में रखना है कि जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी होती है उसके लिए हमें फिर जब हम फंक्शनल स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हैं तो टेक्निकली जो हमारी टॉप लेवल की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ये उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो रिसोर्सेज की प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लान बनाना, स्ट्रक्चर, कल्चर, चेंज लाना, और फंक्शनल जो स्ट्रैटेजीज हैं ये हम करेंगे तो माय डियर विल गोइंग टू सी, चूँकि ये हम देखेंगे कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस ये हमारा स्टैंडर्ड बन गया, दिस इज़ एक्चुअल, और एक्चुअल के मुताबिक फिर हम उसे रिव्यू करेंगे, और अगर हम उसमें कोई प्रॉब्लम है तो देन फीडबैक टू स्ट्रेटेजिक एनालिसिस स्टेज पे हम देंगे वेदर वी आर अचीविंग और नॉट। सो दिस इज़ व्हाट लाइक। तो ये मॉडल आपका पूरा हो गया। अगर आप गौर से देखें तो दिस इज़ व्हाट कि आप स्ट्रेटजी एनालिसिस ये वाला एरिया कवर हो गया, और फिर दिस इज स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड दैट इज स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, और ये हमारा स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन और कंट्रोल। So we may say there are 4 levels are there. So that is the strategy analysis, strategic formulation कह लें या analysis कह लें, फिर choice है, strategic choice, implementation and जी प्लीज। जी सर, ठीक। ओके। Okay. Now this is what that अदर अप्रोचेस भी हम यूज़ करते हैं। तो पहली हमने अप्रोच कौन सी पढ़ी है? एक रैशनल रैशनल अप्रोच।
अब उसके अलावा भी अप्रोचेस हैं, और वो है फ्री व्हीलिंग, अपॉर्चुनिज्म, बाउंडेड रैशनैलिटी, इंक्रीमेंटलिज्म, एमरजेंट स्ट्रैटेजीज। ठीक है। सो लाइक दिस इज व्हाट ये अल्टरनेटिव्स में ये बाउंडेड रैशनैलिटी, इंक्रीमेंटलिज्म और फ्री व्हीलिंग। ठीक है। फ्री व्हीलिंग, और पहले आइए बाउंडेड ज़रा चलें। फ्री व्हीलिंग है सीज अपॉर्चुनिटीज एज दे अराइज। मतलब आप कोई रैशनल देखें, रैशनल में स्टेप बाय स्टेप आप काम कर रहे थे, पहले सोच रहे हैं कि मैंने क्या करना है, हमारा इंटेंट क्या है, व्हाट इज गोल, फिर उसको अचीव करने के लिए। According to freewheeling opportunism, C's mean that we are trying to take the advantage of opportunities as they arise. जैसे वो सामने कोई opportunities आती है, हम उसको अवेल करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग एट दैट टाइम। मसलन अब पेंडेमिक क्या सूरत आई, तो उसमें जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं लेट से, उन्होंने रिसर्च करके वैक्सीन बनाना शुरू कर दी, चूँकि ये एक अपॉर्चुनिटीज़ आई थी। तो फ्री व्हीलिंग में जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, सो यू आर ट्राइंग टू ग्रैब्स दैट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो कुछ पहले प्लान तरीके से आप नहीं बैठे होते कि मैंने ये करना है। तो ये स्ट्रैटेजीज क्या हैं, फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव होंगी और रिस्क अनडिसिप्लिन्ड भी सर होती इसमें हैं। ज्यादा होगा, सॉरी, इसका फिर रिस्क भी ज्यादा होगा। वो तो फिर ऐसा है ना, जी जी। अनडिसिप्लिन्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड, रिएक्टिंग रादर देन एक्टिंग होता है। इस पे आप रिएक्ट करते हो, एक्ट नहीं करते। अब ये टेक्निकल टर्म है, एक्शन और है। रिएक्टिंग ये है कि एक प्रॉब्लम आ गया पेंडेमिक का, अब उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, तो दैट्स वाई उसको करने के लिए यू आर ट्राइंग टू रिएक्ट। ठीक है। तो दैट इज व्हाट नाउ। आपने कंपनी ने फॉरन, जिन्होंने वैक्सीन बनाने का, फाइजर ने सोचा, तो वो फ्री व्हीलिंग अपॉर्चुनिटी थी ना, चूंकि एक अपॉर्चुनिटीज आई है सडन ड्यू टू चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, और आप पहले उससे तैयार नहीं थे। तो दैट्स व्हाट आई थिंक दिस इज बेसिकली कॉल्ड द freewheeling. Now, so far as bounded rationality is concerned, this is strategic manager decisions making is constrained by the time and amount of information available to them and by their own skills, habit and awareness. My dear, bounded का मतलब ही यह है कि you have some sort of limitations. Because you have limitation, so that's why your resources, your information, तो जब आप एक लिमिटेड चॉइसेस में से आप उनको देखते हैं कि मैंने इनमें से कुछ करना है, तो नेचुरली ये बाउंडेड रैशनैलिटी है। और ये क्या है कि दे डू नॉट कंसिडर ऑल ऑप्शन बट चूज फ्रॉम restricted brain, make political compromises by partisan mutual adjustment, and satisfies rather than optimize. अब ये है सजाद, इसमें satisficing rather than optimizing. Can you provide some sort of the justified answer of this statement? सेट ऑप्टिमाइज तो फिर हम उसको कहते हैं जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो उसको ऑप्टिमाइज कहेंगे हम। Okay. सेटिस्फाई है कि जो हमारी सेटिस्फाई भी, इसका मतलब हम ऑप्टिमाइज तो कर नहीं सकते किसी चीज को, तो फिर वो सेटिस्फाई कहलाएगा कि जितने हमारे पास अवेलेबल है इंफॉर्मेशन या और टाइम, उसके मुताबिक जो हम एक्ट करेंगे वो सेटिस्फाई होगा जो हम कर सकते नहीं, अगर आप वो सेटिस्फाइड है तो वो हो सकता है वो ऑप्टिमाइज हो। फर्क हैं। क्या होगा? ऑप्टिमाइज तो सर उसको कहेंगे कि हम जिसका हमें एडवांटेज ही हो, यानी कि लॉस हो ही नहीं सकता, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा। हम्म। और सेटिस्फाई होगा कि जो सिचुएशन के हिसाब से हम करेंगे नहीं चूज माय उनमें डियर, से जो सिचुएशन ठीक नहीं, आप रहेगा। सिचुएशन क्या मतलब, आखिर ऑप्टिमाइजेशन वाली भी तो सिचुएशन ही है ना कोई। जी ऑप्टिमाइज, तो ये है कि सबसे बेस्ट होगा, उनमें डिफरेंस यही मैं बता रहा हूँ सर, बिल्कुल जो ठीक है, ऑप्टिमाइज है वो सबसे लेकिन बेस्ट है। मेरा ख्याल है कि यू मे नॉट बी प्रोवाइडिंग द सेटिस्फैक्ट्री आंसर रिगार्डिंग सेटिस्फाई। ये पहली बात है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये जी जी। सेटिस्फाइज है। ये खास टर्म है ऑफ द बाउंडेड रैशनैलिटी, इट इज नॉट ए सेटिस्फैक्शन। लिसन,
Optimization is the best utilization, a level where you are able to attain the most best mix of your resources, which give you the maximum benefit. वो ऑप्टिमाइजेशन है, मोस्ट प्रोडक्टिव। लेकिन अगर सम टाइम आप मोस्ट प्रोडक्टिव की बजाय उससे निचले लेवल के ऊपर अगर आप रहने की कोशिश करते हो, फॉर एग्जांपल आप समझते हो कि जी मुझे अगर एक जगह पे जॉब मिल रही है, लेकिन यू हैव टू सेक्रीफाइस योर सिटी, घर बाहर, लेकिन सैलरी पैकेज बेहतर है, लेकिन आप कहते हैं यार छोड़ो, बट ठीक है, मैं सिटी को मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता या अपनी फैमिली को। तो आप इस जगह पे उससे रिलेटिवली कम पैकेज के ऊपर रह गए, बजाय कि आप, हालांकि आप अगर उधर जाते तो वहाँ पे आपके सैलरी पैकेज बेहतर था, स्टेटस बेहतर है, लेकिन आप नहीं गए। तो आपने अपने आप को ऑप्टिमाइज़ करने की बजाय किस पे उससे कम लेवल लेवल पे अपने आप को प्लेस किया। जहाँ कहीं आप मैक्सिमम मैक्सिमम अटेन और बेनिफिट की बजाय उससे निचले लेवल पे आप डिसाइड कर लें कि चलो इतना ही काफ़ी है, वो माय डियर दैट वुड बी अ सैटिस्फाइंग। ठीक गॉट हो गया इट? सर। वैसे इसे सेटिस्फैक्शन नहीं कहेगा, कि इसका मतलब है कि एनी लेवल विच इज लोअर देन लेस देन द तो ऑप्टिमम एंड यू फॉर चूज एग्जांपल ओके यार। सर, एग्जांपल जिस तरह आपने दिया इसमें तो दोनों ऑप्शन जो भी हम चूज करते हैं वो सेटिस्फाइज ही होना था। ऑप्टिमाइज तो उनमें से दोनों में से कोई नहीं था। हाँ तो नहीं, देखो ना, मेरी बात सुनिए, आपका बेस्ट पोटेंशियल जहाँ पे इस्तेमाल, मसलन आप अगर लेट्स से यू आर डूइंग एमबीए, आप अगर फुल टाइम फुल रिसोर्सेज और वो करें तो यू माइट बी अ यूनिवर्सिटी टॉप, आप कर सकते हैं। जी ये आपका ऑप्टिमम ऑप्टिमम वो है। लेकिन आप फिर कहते हो कि यार मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन आई डोंट हैव अ टाइम, मैंने जॉब भी करनी है, मैंने ये भी करना है। तो दैट्स वाई, चलो ठीक है, मतलब माई एमबीए शुड बी कंप्लीटेड विद जस्ट 3 CGP। ओके, अब यू आर नॉट ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज, यू आर ट्राइंग टू बिलो देन द मैक्सिमाइज लेवल, से नीचे आप अपने आप को आपने एडजस्ट कर लिया, अभी इतना ही काफी है। चूंकि आप, वजह क्या है, आप बाउंडेड हो, यू डोंट हैव अ टाइम, दैट्स व्हाई यू आर एक्सेप्टिंग सच solution which is less than the maximum positions। ओके सर। got it? राइट सर। असल में मिस्टर, इसके पीछे स्टोरी यही है कि वी आर बाउंडेड रैशनल, टाइम आपके पास, आप जॉब भी करनी है, दैट्स व्हाट आप, ठीक है, आप कहते हैं कि जी अब मैं नहीं कर सकता, मैं मॉर्निंग में, मैं फिर आप वीकेंड क्लासेस लेते हो, आपको पता है कि वीकेंड क्लासेस के अंदर फुल डिवोशन से नहीं हो सकता, आप कहते हैं मैं क्या करूं भाई, ठीक है, आई डोंट हैव अ टाइम, मेन माय सोर्स इज अ जॉब, दैट्स व्हाई यू आर कंप्रोमाइजिंग योरसेल्फ एंड एक्सेप्टिंग अ सोल्यूशन व्हिच इज लेस देन द ऑप्टिमम लेवल। तो ये बाउंडेड रैशनैलिटी है ना, वी आर बाउंडेड, we are bounded by resources, by time, by money, by many sort of things like, got it? ओके सर। तो ये ना बाज का ये मतलब सेटिस्फाइज रादर देन ऑप्टिमाइज, इसके ऊपर अब एमसीक्यूज भी बन सकता है, ठीक है? तो दैट्स व्हाट आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड। और वी ऑल हैव अ बाउंडेड रैशनैलिटी, because our resources are bounded, our awareness, information, availability, skills। अब आप जितने मर्जी कॉम्पिटेंट बन जाओ, तब भी उसके अंदर कोई ना कोई, बाज का आप बहुत थे, पेपर मुश्किल आ गया, ये भी एक बाउंडेडनेस होती है कि उस टाइम के ऊपर प्रेशर की वजह से जो चीज़ें याद थी भूल गई। अब ये क्या है, बाउंडेड है, हालांकि बड़ी तैयारी की थी, लेकिन वहां जी जाके भूल गए, पेपर मुश्किल आ गया, आउट ऑफ पैटर्न आ गया। और ये बाउंडेड है सब चीज़ें। अब उस बाउंडेड के अंदर यू हैव टू परफॉर्म द बेस्ट, तो वो बहरहाल, तो दैट्स व्हाट आई थिंक दिस मॉडल इज डिस्क्राइबिंग द बाउंडेड रैशनैलिटी। गॉट इट? जी नाउ सर। अनदर इज इंक्रीमेंटलिज्म। तो माय डियर, इंक्रीमेंटलिज्म जो है, इंक्रीमेंट से है, डेवलपमेंट बाय स्मॉल स्केल एक्सटेंशन ऑफ पास्ट प्रैक्टिसेस। मतलब आप ने जो पहले जो कुछ कर रहे थे उसके अंदर आहिस्ता सा उसमें इंक्रीज करते हो,
ठीक है, उसमें इंक्रीज करते हो। मसलन जैसे बजट आप बनाते हैं, अब फर्ज करें आपने बजट 2019 का बनाया था, उसमें 10% इंक्रीज कर दिया। अब 2020 के बजट को जब आपने 21 का बनाना है तो उसमें मजीद 10% यू हैव इंक्रीज। जस्ट लाइक एज इम्प्लाइज की देखा इंक्रीमेंट लगती हैं, तो क्या होता है पास्ट में से उसका 10% इजाफा कर देते हैं। वो कोई नई नई सेटलमेंट नहीं होती, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हम इतना स्मॉल इंक्रीज कर देंगे जी, स्मॉल स्केल एक्सटेंशन ऑफ द पास्ट। दिस approach avoids major errors by the exercise of caution and produces acceptable solutions because it uses consultations, compromise and accommodation. तो इसमें माय डियर आप मतलब कॉशन के साथ मीन केयरफुली और एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस कंसल्टेशन करते हुए कि हाँ जी क्या हो, कैसे हो, कितना बढ़ा दें, ऐसा कर दें। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी एब्सोल्यूट नई नहीं होती, वो दैट वुड बी द एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस पास्ट प्रैक्टिसेस। गॉट इट? एडजस्टमेंट हम कह सकते हाँ, मतलब एडजस्टमेंट और उसमें इजाफा कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं बस। गॉट इट? जी सर, ओके। और जो आपका लॉजिकल इंक्रीमेंटलिज्म कंबाइन दिस अप्रोच विद इन डेप्थ रिव्यू टू एस्टैब्लिश द ब्रॉड आउटलाइंस, एंड ये उसी को उन्होंने लॉजिकल के साथ थोड़ा सा करने। अच्छा जी माय डियर, ये है आपकी एक और अप्रोच, दिस इज कॉल्ड एमरजेंट स्ट्रेटजीज। अभी तक सजाद हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं? एक तो आपका रैशनल मॉडल है, रैशनल। दूसरा क्या था? फ्री विलिंग थी। अच्छा, वो पिछली फ्री, में। जी जी, फ्री व्हीलिंग। और फ्री बाउंड्री व्हीलिंग में क्या अरेंजमेंट होता है और कि हम जो डिक्रीमेंटल। अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसके मुताबिक काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, बाउंड्री उसको रैशनलिटी में हम लिमिट्स के अंदर हम रहते हुए जब कुछ चूज करेंगे, और इंक्रीमेंटलिज्म में क्या हम करते हैं कि वी आर एक्सटेंडिंग प्रीवियस में चीजें एक्सटेंड प्रीवियस करते हैं। जो हमारी प्लान्स हैं उसके अंदर हम एक्सटेंशन कर लेते हैं। ये जो आपका अब टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दिस इज एमरजेंट स्ट्रेटजीज। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग सजाद, हैव यू सम सॉर्ट ऑफ आइडिया? एमरजेंट सर, मैंने लेक्चर रिकॉर्डिंग सुनी हुई है, दोबारा यानी कि बुक से नहीं कि सिर्फ लेक्चर ही सुना था। जी हाँ हाँ, थोड़ा सा आइडिया। एमरजेंट मेरा ख्याल था कि फॉर्मल फॉर्मल था या इस तरीके से कोई हम्म, करेंगे हाँ तो मुझे फॉर्म, याद आ जाएगा थोड़ा। चलें चलें, इसमें इस तरह होता है कि यू मेक सम, जिसको हम इंटेंडेड स्ट्रेटजीज कहते हैं। ये देखिए, प्लान और इंटेंडेड स्ट्रेटजीज। इंटेंडेड का मतलब है कि आपने कहा कि हम ये अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, ये आपका क्या है कि ये डेलिब्रेट स्ट्रेटजीज थी जो यहाँ से इंटेंडेड है, लेकिन ये दरमियान से ये चीज़ इधर आ गई। इसका मतलब है कि कुछ डेविएशन हुई, कुछ इन्वायरमेंट बदला, तो अचीव नहीं कर कुछ सका। चेंजेस आई, और ड्यू टू दैट हम उसको नहीं कर सके। ये है अनरियलाइज्ड स्ट्रेटजीज। तो माय डियर, अब उस अनरियलाइज्ड स्ट्रैटेजीज को हम वैसे तो नहीं छोड़ेंगे ना। वो वजह ये थी कि इन्वायरमेंट में कुछ तब्दीली आ गई, उसमें कुछ चेंजेस आ गई, और हम इसके मुताबिक नहीं कर सकते थे। अगर मेरी बात सुने, 100% आपकी स्ट्रैटेजी ये वाली अगर डेलिबरेट स्ट्रैटेजीज अचीव हो गई तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और फिर एमरजेंट की भी ज़रूरत नहीं है हमें, चूंकि वट एवर द स्ट्रैटेजीज यू हैव मेड, it have been executed and we have achieved the objective. But dear, naturally this happen कि once that the intended strategies are made, due to the some variation and uncertainty, उनमें से कुछ काम नहीं हो पाते, कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं और वो चीज अचीव नहीं हो पाती। ये जो आपकी उससे डिविजन है, ये अनरियलाइज्ड, आई मीन हम अचीव नहीं कर सके। अब इस इन अनरियलाइज स्ट्रैटेजीज को अचीव करने के लिए माय डियर आप क्या बनाओगे कि उस मौके की मुनासबत के
साथ आप एमर्जेंट, एमर्जेंट का मतलब है कि इनको अचीव करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे वो आपकी क्या बन गई, एमर्जेंट स्ट्रैटेजी। और ये देखिए, ये डेलिब्रेट जो आपने इसके मुताबिक किया था, और ये एमर्जेंट को जब आपने एमर्जेंट स्ट्रैटेजी बनाई और वो एग्जीक्यूशन हुई और वो अचीव हो गई। तो लिहाजा जो रियलाइज्ड स्ट्रैटेजीज का सम होता है वो उसके पीछे दो, लिहाजा आप एक इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पे कि डेलिब्रेट स्ट्रैटेजीज प्लस एमर्जेंट स्ट्रैटेजी आर इक्वल टू रियलाइज्ड स्ट्रैटेजीज। लिहाजा रियलाइज्ड में दो चीजें, एक आपकी क्या है कि वो स्ट्रैटेजीज डेलिब्रेट हैं, और डेलिब्रेट मीन कि जिसको हमने सोचा हुआ है जी, और उनसे जो डेविएशन हुई वो आपकी अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज्ड को हम करने के लिए वी मेक स्ट्रैटेजीज, और लाइक फिर एमर्जेंट, और वो एमर्जेंट फिर हम करके जो हमारी टोटल अचीवमेंट्स होती है ये। अच्छा, आप देखें यहाँ पे ये है पैटर्न ऑफ बिहेवियर का मतलब है कि आपको इसको करने के लिए यू डू नीड अ सर्टेन पैटर्न्स, ठीक है। तो अब मिन्सबर्ग से स्ट्रैटेजी मस्ट बी क्राफ्टेड। आप देखिए कि अ प्योरली डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी हैम्पर्स लर्निंग रैपिडली फ्रॉम एक्सपीरियंस, अ प्योरली एमर्जेंट स्ट्रैटेजी हैम्पर कंट्रोल्स। सजाद, इस पे को थोड़ी सी बात करें, बड़े अच्छा सा एक ये कॉन्सेप्ट है, ज़रा जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कोई ऐसा ट्रिकी बात आ जाए। तो वो कहते हैं जी डेलिब्रेट स्ट्रैटेजीज है वो हमारी लर्निंग को हैम्पर करती हैं, जबकि प्योर एमर्जेंट स्ट्रैटेजीज हैं वो हमें कंट्रोल को हैम्पर करती हैं। हाउ? हैम्पर से सर हम क्या मुराद ले रहे हैं, इंक्रीज करना? नो नो नो, हैम्पर मीन हर्डल, एनीथिंग विद ब्लॉकिंग, जो चीज आपको रुकावट पेश आती है ना, ठीक है। जी सर, ये जो फर्स्ट है डेलिब्रेट, इसका ये है कि जब हम कुछ हमारे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हमें होगा तो हमें उससे लर्निंग नहीं होगी, जितनी नहीं 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 प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको फिर। नहीं नहीं, नो 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 नो, ये ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होगा लर्निंग नहीं होगी। ये नहीं, इसमें पॉइंट और बनेगा कुछ थोड़ा सा। देखो ना माय डियर, मैंने आपको एक प्लान बना दिया है और आप वो करते जा रहे हो, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रही, तो माय डियर वो रूटीन का काम है, रूटीन में ये लर्निंग नहीं वही मैं कह होती। रहा हूँ। हाँ जी नहीं सर, नहीं, अगर आपने उसमें कहा कोई था प्रॉब्लम आएगा तो हमें वो लर्निंग भी ज्यादा नहीं, होगी। प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस ये वो वाली बात है कि मैंने आपको एक प्लान बना के दे दिया है और गाइडलाइन कर दी कि इसके मुताबिक चलना है, आप उसी लाइन पे लगे हुए हैं। तो माय जी, डियर, न्यू जब नहीं सारी किया। उम्र लाइन पे लगोगे ना तो सीखोगे नहीं कुछ भी इतना, वही चीजें चार सीखोगे। उस जी लाइन सर। से जब नीचे उतरोगे ना, जब आप रोड से नीचे उतरते हो ना कच्चे में, तो वहां फिर आपको जो एक्सपीरियंस हासिल होता है वो रोड पे रहते हुए कभी नहीं हो सकता। जी सर, उससे दिस इज लर्निंग व्हाट, हमारी स्टार्ट होगी। हाँ यस, वो तो एक सॉफ्ट अच्छे अच्छे लेकिन जब कभी कोई मुश्किल आ गई तो क्या करोगे? तो डेविएशन बड़ी जरूरी चीज है। एमरजेंट का मतलब ही क्या था कि जो चीजें आप नहीं कर सकते एमरजेंट के लिए यू नीड टू मेक, लेकिन जो एमरजेंट स्ट्रैटेजीज होती है उस पर कंट्रोल नहीं आप कर सकते इतना। दैट इज व्हाट। अब इसको उन्होंने एरो बना के जो यहाँ बताने की कोशिश की है वो ये है माय डियर कि आपको आपने क्या करना है कि इसके लिए, चूंकि एमरजेंट के लिए ये क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी आपको आनी चाहिए, और वो क्या है, डिटेक्ट डिसकंटिन्यूली डिसकंटिन्यूटी, रिकनसाइल चेंज एंड कंटिन्यूटी, मैनेज इमर्जिंग पैटर्न्स, और नो द बिजनेस। ये आपकी क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी है। मीन कि स्ट्रैटेजी को डिजाइन करने का क्राफ्ट, यहाँ क्राफ्ट से मतलब क्या है, स्किल्स। तो एमरजेंट स्ट्रैटेजीज की जो क्राफ्टिंग है वो ये है कि आप डिटेक्ट करें कि डिसकंटिन्यूटी क्या कहाँ हो रही है, रुकावट कहाँ है, वेयर आर द ब्रेकेजेस, stoppages, what are the hurdle and why such hurdle we were unable to achieve, and reconcile change and continuity, उसको reconcile करने की, manage emerging patterns, know the business। तो उसके लिए फिर आप नेचुरली जब यहाँ करोगे तो ये क्राफ्ट करने की, क्राफ्टिंग मीन कि हाउ यू हैव टू मेक, क्योंकि यहाँ आपको इस स्ट्रैटेजी की बनाने की जो चीज़ है कि कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए वो क्राफ्टिंग है।
मेरे ख्याल है यू माइट हैव गॉट दिस मैसेज। जी सर, ये तो है, लेकिन ये प्योर इमरजेंसी स्ट्रेटजी हैम्पर कंट्रोल, इसकी तो नहीं मुझे लॉजिक लग रही। नहीं कंट्रोल माय को डियर, ये नहीं वेरिएबल मैंने ये, कंट्रोल में। नो नो नो, समझे नहीं। देखो आपको, जब आप यहाँ पे एमरजेंट में जब आप चीज़ कर लेते हो, वो तो रूटीन में जा रही है। जब आप एमरजेंट स्ट्रैटेजीज बनाओगे तो आपने इन चीज़ों को, ये ताकि डेविएशन ना हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मैनेज स्टेबिलिटी आपने मैनेज करनी ना। और स्टेबिलिटी मैनेज करने का तरीका, अगर आपने स्टेबिलिटी मैनेज कर ली तो आपकी अनरिलाइज स्ट्रैटेजीज नहीं होंगी। चूंकि अगर देखो ना, डिसकंटिन्यूटी ना हो, आप चीज़ों को रिकनसाइल करते रहें, आप मैनेज इमर्जिंग पैटर्न्स को मैनेज करते रहें, नो द बिजनेस, तो आपकी अनरिलाइज स्ट्रेटेजीज नहीं आएंगी, लिहाजा आप सीधे इधर निकल गए। अब इन चीज़ों को पैटर्न पे रखने के लिए माय डियर, ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर में क्राफ्ट की ज़रूरत है। बस वो ये बात कहना चाहता है, ये कोई अलग स्ट्रेटेजी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्राफ्टिंग नहीं है तो फिर चीज़ें आपकी, जिस तरह ये वो वाली बात है कि रेल आपकी ट्रैक पे रहेगी तो ठीक है, ये ट्रैक पे है, अगर रेल अचानक नीचे उतर गई तो ये अनरियलाइज्ड है। अब इसको ट्रैक पे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। गॉट इट? ठीक है। हाँ जी, वी से वेलकम टू मिस्टर वकास। वकास, वकास, ये ऑफिस से रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज काइंडली गुलाम अब्बास और ये माइक अगर क्लोज हैं तो इनको खोल दें। वकास प्लीज वेलकम, बोलिएगा, जरा शेयर करें। गुलाम अब्बास, आप मुझे सुन रहे हैं? कैन यू शेयर प्लीज? अच्छा जी, ओके। नाउ माय डियर, दिस इज वन chaos थ्योरी। सजाद, ये chaos थ्योरी क्या कहती है? क्यों सर, कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम्म उसके लिए हम क्या फिर स्ट्रेटजी बनाएंगे। हम्म थोड़ा सा ये इसको पढ़ेंगे और बताएंगे ये क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग में, जरा पढ़िए जरा इसको। जी बिल्कुल। Organizations as system सिस्टम exhibit boundary instability, operating at the chaotic interface between predictability and randomness। जरा जी, क्या मतलब है इसका, जरा थोड़ा सा बताइए। जी पीछे, ठीक है जी। सर। वैसे तो मुझे इसमें तो नहीं आ रही समझ। हम्म, इंटरफेस बिटवीन प्रेडिक्टेबिलिटी एंड रैंडमनेस। प्रेडिक्टेबिलिटी तो ये कि हम रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और रैंडमनेस, रैंडमली कोई चीज हमारे आज सामने आ जाए। हम्म, हम ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि ऑपरेशन के दरमियान। नहीं, रैंडमनेस किसको कहते हैं, सॉरी? रैंडम सर, प्रेडिक्टेबिलिटी तो हम कह सकते हैं कि हमें प्रेडिक्ट करते हैं कि ये रिजल्ट आएगा। रैंडम है कि जिसकी हमें अनसर्टेनिटी कह सकते हैं रैंडम को, उसका हमें इल्म नहीं होता क्या होगा आगे। हम्म क्योटिक, अब असल में क्योटिक इंटरफेस, इंटरफेस किसको कहते हैं इंटरफेस कहते हैं कि, सर लिंक। सॉरी? लिंक सर, तो दो चीजों के दरमियान। हाँ, तो दो चीज़ों में लिंक हो गया ना, एक प्रोडिक्टेबिलिटी में और दूसरा रैंडमनेस में। रैंडमनेस में। अच्छा, देखिए, अगर ऐसा है, आप मोटरवे के ऊपर हैं, तो मोटरवे में चूंकि उन्होंने वन वे बनाया हुआ है, तो आप समझते हैं कि वहाँ साइकिल आपकी रोड को क्रॉस कर सकता है?
नो सर। तो आपने क्या किया, प्रेडिक्टेबिलिटी है वहाँ, कि आपने अभी कह दिया कि वंस आई एम ड्राइविंग ऑन मोटरवे तो नो वन कैन क्रॉस इन फ्रंट ऑफ मी, तो यू आर एश्योर अबाउट। जी बट वंस यू आर जीडी रोड के ऊपर आ जाते हैं तो वहाँ साइकिल वाला क्रॉस कर सकता है ना, यस सर। वो क्या है, रैंडमनेस से। तो माय डियर, क्योस थ्योरी यही है कि क्योटिक इंटरफेस बिटवीन प्रेडिक्टेबिलिटी एंड रैंडमनेस क्या है, कि अचानक कोई चीज आ जाए, जिस तरह हमारी सड़कों पे अक्सर होता है शहरों में, कि अचानक कोई साइकिल वाला, डॉगी, जानवर, बच्चा, वो या मोटरसाइकिल वाला अचानक आता है सामने, तो एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगर वहां पे रूल्स इतने सख्त हों और बैरियर इतने सख्त हों कि कोई उसको क्रॉस ना कर सके, तो कोई सामने नहीं आ सकते हैं और वो प्रिडिक्टेबल हो। ये है माय डियर इंटरफेस बिटवीन के सर्टन एंड अनसर्टेनिटी के दरमियान जो लिंक है, ये इंटरफेस है क्योटिक। गॉट इट? जी सर। अच्छा, the function through self-organizing complex responsive processes based on informal interaction rather than the traditional cybernetic approach। अब वो कहते हैं जी कि दो चीजें हैं फंक्शन, एक तो है सेल्फ ऑर्गेनाइज करो और complex responsive process based on informal interaction rather than the traditional cybernetic approach। अच्छा, जो आपका कम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिव प्रोसेसेस होते हैं ना जी, बड़े पेचीदा किस्म के और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होते हैं, वो हमेशा इनफॉर्मल इंटरेक्शन से होते हैं, जबकि उसके मुकाबले में आप उसको साइबरनेटिक अप्रोचेस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। साइबरनेटिक कौन सा है, कि किसको किसी को दूसरे लफ्जों में ये इनफॉर्मल है तो वो फॉर्मल है, सिस्टमैटिक है। ठीक है। अब अगर आप फर्ज करें कि यहाँ पे ट्रैफिक में पाकिस्तान में अगर कैमरा लगा भी दें तो उसके ज़रिए से आप चीज़ों को ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि हमारा ज़्यादातर क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइज है। तो देखा हमारे यहाँ यहाँ वार्डन भी क्या है, वो वो इशारे और इंडिकेटर्स के ऊपर लोग नहीं चल रहे होते, बल्कि सिस्टमेटिक नहीं चल रहे होते। इसीलिए वहाँ बंदा, चूंकि वो क्या है कि हम सेल्फ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जबकि बाहर वार्डन नहीं खड़े होंगे, वहाँ सिस्टम है, वो साइबरनेटिक कंट्रोल है। और जहाँ साइबरनेटिक कंट्रोल होगा वहाँ आपको सर्टेनिटी मिलेगी। लेकिन जो चीज़ जितनी कम्प्लेक्स होगी और आप सेल्फ ऑर्गेनाइज करेंगे, वहाँ माय डियर इनफॉर्मल इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और इनफॉर्मल का मतलब ही है कि कोई इधर आ रहा है तो उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है तो उधर जा रहा है। और जहाँ ऐसा फंस होगा, प्रॉब्लम होगा, वो माय डियर आपकी क्योस बढ़ाएगी। अब मुझे बताइए कि क्योस पाकिस्तानी सड़कों पे है या यूएई की सड़कों में है क्योस? पाकिस्तान में ही है वजह क्या है कि यहाँ पे सिस्टम। सिस्टम को मैनुअली सेल्फ ऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल इंटरेक्शन से किया जा रहा है। आपका जो वार्डन है ना, जब हाथ ऐसे करता है कि रुक जाओ, तो उसके हाथ से बहुत सारे लोग साइकिलों मोटरसाइकिलों वालों के टायर उनसे उसी हाथ से आगे निकले होते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाट। अच्छा, cybernetic approach depend upon well established objectives and reasonably predictable environment। इसका मतलब है जो साइबरनेटिक, जो मैकेनिक और फॉर्मल कंट्रोल्स है, कहाँ लग सकते हैं, जहां आपके ऑब्जेक्टिव्स वेल एस्टेब्लिश हों और प्रेडिक्टेबल environment। अब माय डियर, दो चीजें ज़हन में रख लो, एक आपका इनफॉर्मल इंटरेक्शन है, इनफॉर्मल अप्रोच है, दूसरी साइबरनेटिक। लिहाजा पता ये चला कि जो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिव प्रोसेसेस हैं वो इनफॉर्मल, और जहां इनफॉर्मल इंटरेक्शन होगा वहां पे क्योस ज़्यादा पड़ेगा। साइबरनेटिक में चीज़ें सिस्टमेटिक चलती हैं, हर चीज़ें डिज़ाइंड हैं और उसके मुताबिक उसने होना होता है। Complex informal approach can respond to new situation
by generating rapid for-reaching chain using spontaneously generated mechanisms such as ad hoc committees and shortcuts through inappropriate procedures. Managers are not external controllers. They are embedded in system, self-organizing conversational life, which is fundamental to the way of organization work. So chaos theory also highlight that organizations are likely to oscillate between period of relative stability and state of flux, period of turbulence, which will lead to a new order emerging. अच्छा आप हाँ भाई, किਵੇਂ पे आ गया, परेशान हो गए तू? नेट ही बंद हो गया मेरे ख्याल टीचर का।